नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक समाचार आया है कि ये मोदी सरकार जो बेनामी संपत्तियों को के संबंध में जो कार्रवाई करने के लिए जो कानून इसने बनाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे ये नौकरशाह हों और या व्यापारी हों, जो भी है, या उद्योगपति हैं, तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो इन्हीं दो का सहारा लेते हैं, बेनामी संपत्तियां और शेल कंपनियां। तो इनको जो बंद करने की पहल जो मोदी सरकार कर रही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और ये करना ही चाहिए। तो शायद कुछ सेल कंपनियां भी बंद हुई हैं, बेनामी संपत्तियां की बहुत जिक्र होता है इसमें। लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे पहले आता है और लोगों की भी इसी तरह से बेनामी संपत्तियां होंगी। और जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है कि भले वो 2016 में ये कानून बना, लेकिन इसके पहले भी जितनी भी बेनामी संपत्तियां बनाई गई हैं अवैध रूप से, उन पर भी लागू होता है और उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था उस कानून में बनाए गए कानून में दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जब से ये कानून बना है उसके पहले बेनामी संपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर इस तरह से टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं और नागरिक होने के नाते हमारे देश की संस्थाएं हमारे देश के हित में, हमारे आवाम के हित में, हमारी व्यवस्था के हित में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसकी पूरी समीक्षा करने का, इसकी पूरी आलोचना करने का भारत के नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है। तो उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए ये मैं कह सकता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का जो प्रयास है, उस प्रयास के लिए बहुत ही आत्मघाती है। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को समझना होगा कि यह न्यायपालिका के रहते हुए जो अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है, न्यायपालिका के रहते हुए
अपराधियों के हौसले क्यों बढ़ रहे हैं, जरा इस पर भी गौर करें। इस पर गौर करने के बजाय वो सहारा लेती है अपने जुडिशियल एरोगेंस का, जुडिशियल कंसीटेडनेस का। इससे काम नहीं चलेगा। उसके कई फैसले भी बड़े बेतुके और विचित्र किस्म के और हमारे जो भारतीय परिवेश के प्रतिकूल ही दिखते हैं। जब ये सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि पत्नी के सेक्स पर सिर्फ पति का ही अधिकार नहीं है, ये क्या बोलता है? एक यानी सामाजिक अराजकता को जन्म देता है। और शायद ये भी सुनने में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया कि पत्नी के सेक्स पर पति का ही सिर्फ अधिकार नहीं है, तो वो कहाँ से वो तर्क जुटा के कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि अफ्रीका में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, कहाँ ये होता है। अरे महोदय, अफ्रीका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है? भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसने समाज में एक विवाह की व्यवस्था की है। यानी संतति के तारतम्य को कायम रखने के लिए उसने एक विवाह की व्यवस्था की है, और जिससे परिवार, संतति और ये सृष्टि मानव जाति वाली ये चलती रहे। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। और उसमें इस तरह के फैसले कि पति का अधिकार जो है पत्नी के सेक्स पर सिर्फ पति का अधिकार न हो, यह उस व्यवस्था में एक एनार्की, अराजकता पैदा करता है। और हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो उसके मूल्य हैं, उन पर सीधे सीधे कुठाराघात है। तो न्यायपालिका को भी सोचना पड़ेगा, खास करके उसमें जो उच्च न्यायपालिका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण इस दिशा में गंभीर हो कि इस तरह के जो फैसले देंगे तो जनता में तो रोष आएगा ही। स्वयं जो संविधान ने इतनी ताकत दी है, माननीय उच्च न्यायालयों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी पावर दी है, तो यदि इसी तरह से फैसले आएंगे तो उनके पास सिर्फ पावर ही रह जाएगा, शक्तियां रह जाएंगी। लेकिन हमारे इस राष्ट्र के दृष्टिकोण से, हमारे भारतीय समाज के दृष्टिकोण से वो बिल्कुल अप्रासंगिक बन जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह का जो ट्रेंड चला है न्यायपालिका का, इस तरह से फैसले देने का, वह उसके यानी इस भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में उसके इररिलेवेंस की ओर बढ़ते हुए कदम का इशारा है। तो अपने को इस भारतीय समाज में इररिलेवेंट होने से बचाए यह न्यायपालिका। और मैं तो यदि इस तरह से फैसले आएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, तो हो सकता है इस देश की जनता क्रुद्ध हो करके एक जनमत संग्रह ही कर डाले कि आखिर इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और माननीय उच्च न्यायालय और न्यायपालिका कि इस तरह की इस देश को जरूरत ही क्या है, इसको स्क्रैप करो। इस तरह की, इसलिए कि सार्वभौमिक शक्ति जनता के पास है, न्यायपालिका के पास नहीं है। तो न्यायपालिका को स्क्रैप करने की ताकत जो है वो जनता के पास है, जो कि अपने जन्म संग्रह के द्वारा उसको व्यक्त कर सकती है। तो इतना एक्सट्रीम कदम उठाने के पहले संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इस तरह के वो न्याय, इस तरह के अरिंग न्यायमूर्ति गण को
करेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है, और उन पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो अरिंग जस्टिसेस हैं उन पर इम्पीच करके उनको बर्खास्त करने की भी व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 70-75 साल हो गए संविधान के बने हुए, इस संसद में वो नैतिक बल नहीं आया कि कुछ अरिंग या जो अरिंग जो है न्यायमूर्ति गण माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इम्पीच करके महाअभियोग चला करके उनको 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 बर्खास्त किया जाए। इस तरह का नैतिक बल, वो साहस जो है संसद को आज तक नहीं आया। तो शायद इसी का एक गलत फायदा न्यायपालिका उठा रही है। दो चार ऐसे जजेस को यदि इम्पीच करके बर्खास्त कर दिया गया होता तो उनके इस जुडिशियल एरोगेंस, जुडिशियल कंसीटेडनेस की नौबत नहीं आती। और दूसरा और भी उससे और भी सरल उपाय है। इनके इस तरह के फैसले को संसद जो है वो पलट भी सकती है। कोई यूट्यूब पर दिख रहा था तो ये कायर मोदी महोदय बहुत कायर किस्म के हैं। अरे ये तो धारा 356 ही नहीं वो लगा पाते हैं। अपने गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, उनको अपमानित करवाते रहे इससे उदंड ममता बनर्जी के द्वारा। तो ये कहां तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाने के इतना बड़ा साहस वो कर सकते हैं। लेकिन यह भी किया जा सकता है कि इस तरह के फैसले को संसद के में कानून बना करके उनके फैसले को भी पलटा जा सकता है। तो इसमें उस यूट्यूब में कह रहा था कि नहीं, चूंकि वो मोदी भक्त था, मोदी अंधभक्त था, कह रहा कि नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी और फिर बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वो उल्लंघन है, वायलेशन है। अरे बेवकूफ ऐसे बोलने वाले। यदि बेनामी संपत्तियों के विषय में यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई गलती करता है तो उसके फैसले को पलटना वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है जी। हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी। हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये तीनों जो अंग हैं हमारे व्यवस्था के, जिसमें कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इनमें जो चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था जो है, आपस में एक दूसरे को चेक करना और परीक्षण करना और उनको संतुलन में रखना, तो इसके संतुलन को बिगाड़ना जो है, ये जो मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर से संबंध रखता है। इनमें किसी को जो है वो माने इनकी शक्तियों को कम करना वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो इतना थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बेनामी संपत्तियों के विषय में यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको पलटना बेसिक स्ट्रक्चर में या मूलभूत संविधान के मूलभूत ढांचा के अंतर्गत आ नहीं सकता। तो इतना उनको ज्ञान होना चाहिए। और यदि मान लीजिए न्यायपालिका गलती करती है तो उसको चेक करने का और उसको रोकने का पूरा अधिकार संसद को है। लेकिन ऐसा सशक्त कोई प्रधानमंत्री हो तब ये कार्य किस्म का है, इसके लिए यानी ये सब बातें नहीं है। और न्यायपालिका का व्यवहार भी बड़ा विचित्र है। वही जब इंदिरा गांधी थी, न्यायपालिका के मान सम्मान को पूरा
यानी काफ़ी वो उस पर कुठाराघात कर रही थी। तो यही न्यायपालिका उस इंदिरा गांधी की इस तरह की तमाम हरकतों का समर्थन कर रही थी, और इसने चू तक नहीं बोला। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उसी इंदिरा गांधी ने एक नहीं दो बार उल्लंघन किया, और यही सर्वोच्च न्यायालय ने चू तक नहीं किया। एक बार उसने, इसी इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तीन वरिष्ठ माने न्यायमूर्तियों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए चौथे वरीयता वाले न्यायमूर्ति अजित नाथ राय को इसने, इंदिरा गांधी ने भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया, यानी तीन जजों से नीचे चौथे को, और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए। राजनीतिक स्वार्थ क्या कि जब वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वो चुनाव हार गई थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके चुनाव को रद्द कर दिया था, तो उस फैसले को पलटवाने के लिए इसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के चयन में ही जो है संविधान के का भी अपमान किया, और न्यायपालिका में और साथ में वो जो है न्यायपालिका की परंपराओं का और न्यायपालिका का भी अपमान किया। तब ये न्यायपालिका जो है बिल्कुल यानी कायरों की तरह जो है चुप रही उसके आगे। और वही राजीव गांधी जो है एक जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक साहसिक और न्यायपूर्ण फैसला दिया साहबानों के केस में गुजारा भत्ता के लिए, तो राजनीतिक स्वार्थ बस जो है इस राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया। तब भी न्यायपालिका जो है चू नहीं कर सकी। तो न्यायपालिका का व्यवहार जो है, इसका बिहेवियर जो है समय समय पर बिल्कुल वो संदेहपूर्ण रहा है। यानी जिन लोगों ने संविधान का और न्यायपालिका का अपमान किया उनके आगे ये जो है कायर बन गए, औरों के आगे ये अपना जुडिशियल एरोगेंस और जुडिशियल कंसीडेडनेस ये दिखाते रहते हैं। तो खैर इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है, जो इस तरह के जो अरिंग जस्टिसेस हैं उनको इम्पीच करके जो है वो उनको बर्खास्त किया जाए, नंबर 1। और इन फैसलों को संसद जो है बड़े आराम से पलट सकती है, चाहे एक बार फैसला दें चाहे 10 बार फैसला दें। और उस सबसे बड़ी बात जो कि मैं बराबर कहता रहता हूँ, न्याय देने की जिम्मेदारी सबसे पहले सबसे अधिक सरकार की होती है, बशर्ते सरकार में मंशा हो तब। और जितना ही न्याय देना ये शुरू करेगी सरकार, उतनी ही न्यायपालिका जो है इररिलेवेंट, अप्रासंगिक बनती जाएगी। तो जनहित में ये काम करे, न्यायपालिका आपके रास्ते में नहीं आएगी, बशर्ते आपकी मंशा जो है वो जनहित हो। तो अपराधियों को अब जैसे ये योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अड़ गए थे कि भाई जिन्होंने सीए के विरोध के नाम पर जो सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान किया था, तो उनसे भरपाई वाला जो कदम उठाया था, उन्होंने पोस्टर लगवाए और उन उपद्रवियों से भरपाई के लिए जो है कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट आता गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझा ले गए और सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा। तो अच्छे कामों के प्रति जो है वो दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन ये मोदी महोदय ये बिल्कुल कायर किस्म के हैं। तो
तो जुडिशियल एरोगेंस, जुडिशियल कंसिडरेटनेस के आगे भी कायर हैं। और जो हमारे देश में जो विखंडनकारी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, देश की गद्दार ताकतें हैं, उनके आगे भी ये कायर है। ये सारी बातें जो है वो मोदी महोदय के लिए नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई हमको गाली दो, वो तो इस माने सत्ता के लिए माने इस कदर भूखे हैं कि भाई उनको गाली दो तो उनको वोट मिलेगा। इस कदर वो सत्ता के भूखे हैं मोदी महोदय। और जो मोदी महोदय के सिवा सालार हैं यूट्यूब पर बैठे हुए, मैंने तो देखा था एक कोई संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग चलाता है, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एक यहाँ पर चर्चा करवा रहा था किसी के साथ। कहते कहते वो संजय दीक्षित ये बोल गया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं करना चाहिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से कम मतलब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से इस देश में नफरत तो फैलेगी, लेकिन इससे ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण से मोदी जी के ही पक्ष की बात है, और मोदी जी के सत्ता में वापसी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बन जाएगा। तो इस तरह की हो सकता है कि सच्चाई हो। इसीलिए तो मोदी महोदय जो है नफरत फैलाने वालों को कुछ भेड़ियों को स्वयं छोड़ दिए हैं और कुछ भेड़ियों को ही पाल रहे हैं। तो इस कदर ये करतूत है मोदी महोदय की। और इसी करतूत को तो देखते हुए न्यायपालिका जो है अपना अहंकार, अपना घमंड और अपना ये सब जो है वो दिखा रही है। और न्यायपालिका को जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, जितना जल्दी हो सके इसको स्क्रैप करने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? किस कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस नहीं है। भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो है कि जजेस की नियुक्ति सिर्फ जज ही करेंगे। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और सच्चे अर्थों में कहा जाए कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यायपालिका का बिहेवियर है। कॉलेजियम सिस्टम, और कॉलेजियम सिस्टम जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का सरासर उल्लंघन है। और हमको याद है, मैंने देश भी नहीं भूला होगा कि एक NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक बिल इसी मोदी सरकार ने एक विधेयक, एक कानून पास करवाया था, और बहुत बढ़िया था वो। और संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था, और करीब मतलब इसमें 29 राज्य है ना, तो 29 में से 20 राज्यों के विधानमंडलों से भी वो पारित हुआ था। उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, और खारिज करने वाला और कोई नहीं था, कोई एक JS खेहर जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बने थे महोदय, तो उन्हीं की बेंच ने खारिज किया। तो इस तरह की शरारत जो है ये न्यायपालिका कर रही है। तो खैर ये सब कहने का उतनी यानी प्रासंगिकता नहीं है। जितने भी इस तरह के यानी त्रुटिपूर्ण और अरिंग जस्टिसेस हैं, उनको इम्पीच करके बर्खास्त किया जाए। यह एक सशक्त माध्यम हो सकता है जो है न्यायपालिका में जो है चेक्स एंड बैलेंसेस को लाने का, और उसको जुडिशियल रास्ते पर लाने का। हम उधर मैंने न्यायपालिका के वातावरण से
मैंने उसके उसके निटी ग्रिटी से तो परिचित नहीं है, लेकिन जो नागरिक के रूप में जो जो देखने को मिल रहा है वह इस देश के हितों के अनुकूल तो नहीं है, यूं कहा जा सकता है बिल्कुल प्रतिकूल है। तो ये उद्गार जो है स्वतः उसी भावना के कारण है। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तांडव था। मोदी सरकार ने कम से कम सेल कंपनियों को बंद करने के लिए बेनामी संपत्तियां जिन लोगों ने बना के रखी हैं, जो भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा स्रोत है, उसको काबू करने के लिए उसने कानून बनाया। इस न्यायपालिका को शर्म तक नहीं आई कि कम से कम जो है कि कम से कम मोदी सरकार के इस प्रयास की सराहना करके जो है इसको और मजबूत करने की सलाह देती। और उसने कह दिया कि 2016 के पहले जो है ये कानून लागू नहीं होगा, जबकि उस कानून में ही व्यवस्था दी गई थी। उस कानून में ही व्यवस्था दी गई थी कि भले ये कानून बना है 2016 में, लेकिन 2016 के पहले जितनी भी बेनामी संपत्तियां हैं उन पर यह लागू होगा। उसको इसने खारिज किया सर्वोच्च न्यायालय, इसको इसने खारिज किया सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये मैंने बहुत ही गलत काम किया, बहुत ही गलत। तो खैर सर्वोच्च न्यायालय को गलत कहने से पहले ये जो संसद का दायित्व बनता है, प्रधानमंत्री मोदी महोदय का दायित्व बनता है कि इस फैसले को तुरंत जो है वो पलटवाएं। लेकिन हाँ, हमको आशंका है कि मोदी महोदय तो इतने कायर किस्म के हैं, वो क्या पलटवाएंगे। ये अपने सिवा सालारों को छोड़ देंगे यूट्यूब पर, और जो उनके पक्ष में जो है सिर्फ चुनावी माहौल बनाएंगे, बस यही कर सकते हैं। और न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा कि जहां इस देश में ये राजनीतिक दल, उसके नेता कितना झूठ और दुष्प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं और पूरे हमारे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, उसी में न्यायपालिका का इस तरह का फैसला किया, यानी बेनामी संपत्तियां के विषय में जो कानून बना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और तो इस तरह के सरकार के प्रयास को इस न्यायपालिका के इस फैसले ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। इस बात को उसको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि यदि इसी तरह के फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आते गए तो सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से एक अपने अप्रासंगिक रास्ते पर चल पड़ा है कि एक दिन जो बिल्कुल वो अप्रासंगिक बन जाएगा, वो एब्सोल्युटली वो इररिलेवेंट बन जाएगा, सिर्फ पावर रह जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि इस देश की जनता क्रुद्ध होकर के अपने जनमत संग्रह के द्वारा इस इररिलेवेंट न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय को स्क्रैप करने के लिए जो है अपना मत जनमत संग्रह के द्वारा प्रकट कर दे। तो हमको वो यानी विकट स्थिति सोच करके भी हमको काफी आशंका होती है और दुख भी होता है। तो इस तरह की बातों से ये न्यायपालिका बचे, खास करके ये सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन बातों से, इस तरह की बातों से। और इसके पहले जो है उसने होमोसेक्सुअलिटी को, लेस्बियन कल्चर को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। तो इस तरह के जो फैसले हैं वह जो है हमारे भारतीय समाज, और हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन पर सीधा कुठाराघात है। इतनी बेसिक बातें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यदि नहीं सोच पाता है तो फिर वो जनता के हित में वो जनता के हित में क्या कर सकता है। यह एक बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने को इररिलेवेंट होने से बचाए। भारतीय जनता दल ये बराबर कहता है कि यदि
भारतीय जनता दल को हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जो है अपना आशीर्वाद देकर यह सत्ता का उपकरण सौंपती है, तो खास करके सब बोलते हैं कि महंगाई और ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीन की बात हमेशा उभरा करती है। और कोई कहते हैं साहब आप इसकी बात नहीं करते हैं और हमेशा एकता और भाईचारा इत्यादि की बात करते हैं। ये तो मैंने कई बार कहा है कि अब आपको आपकी समझ में आए ना आए तो ये बात दूसरी है। मैंने कहा तो है कि जहां तक कि महंगाई का सवाल है, तो महंगाई के लिए जो इलाज भारतीय जनता दल ने बताया है कि जो काला धन जो जमा किया गया है इस देश को लूट करके, मोदी महोदय हो या कोई भी हो, यदि वो काला धन ला दिया जाए और वो काला धन ला करके जो है डीजल पर सब्सिडी दी जाए, यानी जो डीजल का रेट इसमें या उसका जो भाव है करीब 90 के आसपास है, कहीं 90 कहेंगे 100 के पार है, उसमें सब्सिडी देकर के उसको 20-25 लाया जाए तो उसकी कीमतें काफ़ी जब कम होगी डीजल की, तो ट्रांसपोर्टेशन तो उसकी ढुलाई की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी और अपने आप जो है महंगाई पर काबू हो जाएगा, नंबर 1। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने से ही काबू नहीं होगा। महंगाई को बढ़ाने वाले जो है जो बिचौलिया हैं, आढ़तिया हैं, और ख़ास करके ये 4 तत्व हैं। कौन? एक तो हैं आपके, एक हैं जमाखोर और होर्डर, दूसरे हैं कालाबाजारी करने वाले, ब्लैक मार्केटियर, तीसरे हैं मुनाफाखोर, प्रॉफिटियर्स, चौथे हैं सट्टा बाजारी करने वाले, स्पेकुलेटर्स। ये बहुत ही घातक किस्म के हैं जो हमारे देश में महंगाई को बढ़ावा देते हैं। तो इनको भी काबू करना होगा। और जहाँ तक कि मेरे पास इसकी सूचना है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट्स हैं कि इस तरह के ये जो तबका है, यानी जमाखोरों का और जमाखोरों का और काला बाजारियों का और मुनाफाखोरों का और सट्टा बाजारियों का, मतलब कि होल्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स एंड स्पेकुलेटर्स का जो तबका है, इसमें 90 से लेकर 95% ये जेएनपीसी वाले हैं, ये कांग्रेसी ही हैं। 90% जो है गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज वाले हैं। और ये जानकारी बीजेपी वालों को भी होगी। तो बीजेपी वाले या मोदी महोदय को थोड़ी भी चिंता होती कि भाई जनता को महंगाई से राहत दिलानी है तो इस पर कार्रवाई जरूर करती। लेकिन बीजेपी को जब वोट मिल जाता है तो चिंता जनता की नहीं करती है, चिंता करती है इस जेएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की चिंता करती है। ये समस्या यहाँ पर है। और उसी के द्वारा, इसी जेएनपीसी के द्वारा लूटकर जमा किए हुए काले धन को यदि ला करके सब्सिडी दी जाती तो डीजल की सब्सिडी देने से जो ढुलाई के या ट्रांसपोर्टेशन के प्रभार हैं बहुत कम हो जाते हैं और उससे भी महंगाई काफ़ी कम हो जाएगी या हो सकती है। तो ये तो रहा महंगाई का मोटा मोटी। कुछ और भी उपाय होंगे लेकिन इसी से कनेक्टेड होंगे, इसी से संबंधित होंगे। दूसरा है बेरोजगारी। सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आपको कोई भी धंधा हो, धंधा जो है सबसे बड़ा जो है वो माने कोई रोजगार हो, कौशल विकास योजना और मुद्रा योजना, ये 2 की घोषणा तो मोदी महोदय ने कर दी, उनकी सरकार ने कर दिया है। वो जमीन पर कितना उतरा है फिर ये पलट करके वो देखने वाले नहीं है। लेकिन इसको यदि ठीक से लागू किया जाए तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें
अच्छा, और योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन इसको जमीन पर उतारा जाए, सच्चे अर्थों में इसको लागू किया जाए। तो कौशल विकास और मुद्रा योजना के द्वारा। अच्छा, और दूसरा, जितने भी सरकारी पदों पर भर्तियां हैं उनमें एक बीमारी चल पड़ी है, पेपर लीक होने की। पेपर लीक होने की इस बीमारी को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन रोजगारी के पहले ये प्रश्न आता है कि रोजगार कौन लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के जमाने के स्थापित किए हुए कुकुरमुत्तों की तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैंने डिग्री कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, उन्हीं से निकले हुए तमाम जो है ये बच्चे, जिनके यानी शैक्षणिक गुणवत्ता की इन संस्थानों में हत्या होती है, और शैक्षणिक गुणवत्ता से विहीन ये बच्चे जो है डिग्री तो ले लिए, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं रहती है। तो उनका भी जो है जो बेरोजगार हैं उनमें काफी हिस्सा होता है। तो इनसे भी काफी जो है वो बेरोजगारी, तो वाकई में वो जिस तरह की उनकी डिग्री है, जिस तरह का ये वो प्रमाण पत्र लिए फिर रहे हैं, उस कदर का उनके शैक्षणिक योग्यता या गुणवत्ता है कि नहीं है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है, खास करके बेरोजगारी के संबंध में। इसलिए मान लीजिए कि उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, विदेशी निवेश होगा, कंपनियां आएंगी, तो वो जो योग्य होगा, जो योग्य होगा, जिनमें गुणवत्ता होगी, उन्हीं को ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो बाकी छूटे हुए कहा कि भाई हम तो वो बेरोजगार हैं, लेकिन इसके पीछे जो है समाजवादी पार्टी के लोग की तरह जो है कुकुरमुत्तों की तरह जो है, और वो भी पैसे लेकर के भ्रष्टाचार के बल पर इस तरह की जो तमाम संस्थाएं जो बनवा दिए। और इन समाजवादियों ने तो खैर गुंडा राज चला, दादा राज चला, और जो है वो अपराधियों का एक माने ऑर्गेनाइज जो है गैंगस्टर का एक माहौल बनाया, वो तो अलग से। लेकिन इनके जमाने में फर्जी डिग्री, फर्जी इंस्टीट्यूशन का एक बोलबाला और नकल की नकल की जो विभीषिका खास करके उत्तर प्रदेश में है, वह मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की देन है। तो वो भी बेरोजगारी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा वो कारण है। इस पर सब नहीं बोलते हैं। उसके पहले ये जितने भी बेरोजगार करके हैं सब, इनमें नैतिक शिक्षा का बहुत अभाव है। और जब इनको नौकरी मिल जाएगी और ये व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ये फिर अभिशाप बन जाएंगे नैतिक शिक्षा के अभाव में। इस पर कोई नहीं बात करता। इस पर न तो समाजवादी वाले बात करते हैं, न तो बहुजन समाजवादी वाले बात करते हैं, न तो ये जेएनपीसी कांग्रेस वाले बात करते हैं, बीजेपी वाले भी नहीं बात करते, आम आदमी पार्टी वाले भी नहीं बात करते कि नैतिक शिक्षा के अभाव में आखिर ये जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो कि अभिशाप बन सकते हैं देश के लिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बस बेरोजगारी महंगाई, बस वो लगता है कि जेब में वो रट करके रखे रहते हैं बस। और तो नैतिक शिक्षा के प्रति जो है भारतीय जनता दल पूरी तरह से सजग है, और नैतिक शिक्षा को लेकर के हमेशा स्पष्ट किया है कि नैतिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसके दो भाग होंगे। एक भाग में जो हमारे मैंने इधर 5-6 साल पहले जो हमारे व्यवहारिक संत रहे हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है कबीरदास।
इसके बाद नानक जी, रामकृष्ण परमहंस जी और सूफी संत रविदास, इनकी जो है मानवता केंद्रित जो इनकी वाणियां हैं और अपने आचरण व्यवहार को निर्मल बनाने वाले, पाक बनाने वाले जो इनके उपदेश हैं, उन उपदेशों का संग्रह, कलेक्शन एक भाग हो गया। दूसरा भाग जो है हमारे जो अमर शहीद हैं, जिससे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी, और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी और अमर शहीद खुदीराम बोस जी, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी, अमर शहीद जो है तात्या टोपे और इस प्रकार के और कुछ, और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गड्डू, इनकी जीवनी, इनकी लाइफ हिस्ट्री कि किस तरह से इन्होंने तमाम परेशानियों, तमाम दुश्वारियों, तमाम विपरीत परिस्थितियों, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, वो मतलब विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ के विरुद्ध भी अपने को समर्पित किया देश की आज़ादी के लिए। तो उनकी जीवनी, ताकि बच्चे जो है एक तो जो है नैतिक शिक्षा कैसे अपना व्यवहार आचरण जो है और सोच को पाक बनाना है, पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है, और देशभक्ति का भी जज्बा जो है पैदा करना है। तो भारतीय जनता दल ने बताया था कि वैसे तो मैंने जो पाठ्यक्रम है, चाहे प्राथमिक स्तर का हो, चाहे प्राथमिक के बाद जो है जो मिडिल, ये इसमें भी डाला जा सकता है। और विशेष करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो रोजगार दफ्तर हैं, उनमें पंजीकरण उन्हीं का होगा जो कि ये नैतिक शिक्षा को विधिवत पास करेंगे। तो फिर से उनको नैतिक शिक्षा को पास करना होगा, और वो पास जो है जो भी करना होगा लिखित में भी, साइको टेस्ट में भी, कि किसका कुछ दिमाग पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा। और उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सारे रोजगार, चाहे एक चपरासी का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, वहीं से उठाना है। और उन्हें नहीं, और जितने भी रोजगार हैं, चाहे निगम के हों, चाहे अर्ध सरकारी हों, चाहे कारपोरेशन के, जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, सब उसी रोजगार दफ्तर से, जिस रोजगार दफ्तर में नैतिक शिक्षा पास किए हुए बच्चों का, विद्यार्थियों का वहां पर पंजीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से नैतिक शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थी ही वो नौकरी में जाएंगे और देश के लिए उपयोगी होंगे, व्यवस्था के लिए उपयोगी होंगे। नैतिक शिक्षा जो कार्यरत हैं इस समय, हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आईएएस वाले हैं, उन पर भी लागू करने की बात करता है भारतीय जनता दल। इसलिए कि वो भी अब कई जो है अभिशाप बने हुए हैं नैतिक शिक्षा के अभाव में। तो इस पर नहीं कोई बोलता है, लेकिन भारतीय जनता दल इसके प्रति भी गंभीर है। तो और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, जो उसका कमर्शलाइजेशन का जो अभिशाप है, जो कमर्शलाइजेशन का या व्यवसायीकरण का जो उसका कर्स है, जो बेन है, उसको भी दूर करना होगा। और खास करके मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में जो कैपिटेशन फीस है, कैपिटेशन फीस अब तो लग रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनमें भी मोटी जो है वो कैपिटेशन फीस लग रही है।
ये बहुत बड़ा अभिशाप चल रहा है। इन पर कोई भी दल नहीं बोलता है, आकर के तमाम जो है हवाला करते हैं। ये 75% तो हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं, बाकी जो टाइम बचा तो महंगाई बेरोजगारी, जबकि उनका खुद का रिकॉर्ड रहा है। ये एनपीसी जो बार बार बोलती है महंगाई बेरोजगारी, इसने लोगों को यानी बेरोजगार किया है। सपा वालों ने एक रोजगार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा, और वो भी सबको नहीं, लिमिटेड लोगों को। तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है समाजवादियों का, कांग्रेसियों का, जिस बात के लिए हमेशा बोला करते हैं कि महंगाई बेरोजगारी, खुद का इनका एक काला इतिहास रहा है। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अभी मैंने बताया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, और जो कुकुरमुत्तों की तरह जो है पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने तमाम इस तरह से शिक्षण संस्थाएं खुलवा दिया। उनमें शिक्षा की गुणवत्ता का उसकी हत्या जो ये करवाते हैं, और खासकर कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान फर्जी डिग्री और फर्जी जो है वो कॉलेज, इसकी और फिर नकल, तो पूरी जो है और यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव पर जो है कुठाराघात किया है समाजवादियों ने। इस पर नहीं सब बोलते हैं। तो काफी ये वास्तव में ये समाजवादी पार्टी के जैसे लोग जो है, तो और भी वो अकेला नहीं है, ये माने पूरी व्यवस्था के लिए भी अभिशाप है, देश के लिए भी अभिशाप है। सिर्फ जो है इनके हर वक्त जो है इनकी तिकड़म रहता है वोट पाने की। और जहां तक वोट का सवाल है, फिर जो लोग इनको यानी जातिवादियों को वोट करते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। ये बार बार भारतीय जनता का दल कर रहा है। इसलिए उसके निवारण के लिए भारतीयता के भाव को अपनाइए, भारतीयता के महत्व को समझिए। और जहां तक भारतीयता का सवाल, मैंने अभी तो मैंने समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको समझाया तो खैर है ही। अरे ये बीजेपी वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनको भी भारतीयता भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है। इनको हिंदुत्व अच्छा लगता है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीयता की बात नहीं करते हैं। और इनका नाटक तो और भी ज्यादा है। नाटक इस मामले में इनके मोदी महोदय, अब बीजेपी के नेता, खास करके नेता और प्रवक्ता, एक बार सुधांशु त्रिवेदी को भी देखा गया था, वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कहते हैं भाई हम इनको मुसलमान नहीं मानते हैं, हम इनको भारतीय मानते हैं। ठीक है भाई, भारतीय। और अपने को तुम क्या बोलते हो? अपने को आप क्या कहते हैं? कहते हैं हम तो हिंदू हैं भाई, हम हिंदू हैं, और हम ये इनको मुसलमान है, बल्कि इनको भारतीय मानते हैं। ये दोगलापंथी, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये दोहरे मानदंड जो है नकली राष्ट्रवादी बीजेपी ही वो कर सकती है। तो बीजेपी का इस तरह का जो चरित्र है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। और उनमें सबसे घातक है कि इन गद्दारों से देश के खिलाफ गद्दारी करवाना और उनके सभी पाप को धुलना। हालांकि मैंने कई बार कहा है, लेकिन ये विषय इतना गंभीर है, और इस पर वो, हालांकि ये वीडियो उनके यहाँ तक पहुँचते, देखते हो तो जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं, जरूर देखते होंगे। और वो अपने निगाहों से देखते हैं, अपने जैसा कि उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण बना रखा है, और एक मेंटल मेकअप बना रखा है, माइंडसेट बना रखा है, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और उसी दृष्टिकोण से उनको भारतीयता जो है उनको यानी उनके हितों के विरुद्ध लगती है। तो सीधे विरोध तो नहीं करते हैं वो, बाय इंसिनुएशन, वो अपरोक्ष रूप से कि भारतीयता से क्या होगा, भारतीयता क्या रोटी देगी, रोजगार देगी, बस इस टाइप से जो एक बहुत ही अनपढ़ गंवार किस्म की बात बोलता है, उस तरह का तर्क।
और भारतीय जनता दल के इससे भी बड़ा अपराध बीजेपी मैंने प्रवक्ता जो करते हैं, हर वक्त जो है हिंदू सनातन जो वो सबको मालूम है कि एक महान पंथ है, लेकिन उसका रेलेवेंस इसलिए नहीं है कि जो है दूसरे पंथों से उसको जो है उसको बेहतर दिखा करके देश में नफरत फैलाई जाए। और खास करके सुधांशु त्रिवेदी को जब भी दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत जो है इस टाइप के जो है पुराने जमाने में, उस जमाने में जो शास्त्रार्थ करते थे, जो शास्त्रार्थ करने वालों में जो बौद्धिक अहंकार जो दिखता था, वही अहंकार जो है इस हिमांशु त्रिवेदी में दिखता है। और शास्त्रार्थ करने वाले जो बौद्धिक अहंकारी लोग जो है कितना युवा हिंदू सनातन का नुकसान किए हैं, ये उस समय के इतिहास से मिलता है। अब लोगों ने देखा होगा ना कि एक थी वो यानी विद्योत्मा, तो विद्योत्मा ने शर्त रखी कि जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह विवाह करेगी। और काफी वो यानी विदुषी तो थी ही, विद्वान तो खैर थी ही वो, और उसने कई इस तरह से बौद्धिक अहंकार रखने वालों को उसने हरा दिया, उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब वो जब उनका अहंकार आहत हुआ तो वो सब जो है वो उन्होंने वो गोलबंदी कर ली, एक गिरोह बना लिया। उन बौद्धिक अहंकारियों ने एक गिरोह बना लिया और ये साजिश किया कि अब इस यानी विद्योत्मा की शादी संसार के सबसे मूर्ख से शादी करानी है, ये देखिए समूह का। तो फिर वो कालिदास को देखे कि एक पेड़ पर हैं, वो डाली को काट रहे हैं, और डाली पर यानी जो डाली का जो सिरा है उधर बैठे हुए हैं और वो काट रहे हैं कि डाली जो पेड़ से लगी हुई है उधर वो काट रहे थे। माने यदि वो डाली कटती तो खुद ही वो गिर पड़ते। तो इन बौद्धिक अहंकारियों ने समझा कि ये विश्व का सबसे मूर्ख आदमी है, इसी से शादी कराना है। और क्या क्या इसने यानी षड्यंत्र किया और शादी करवा दिया। खैर वो एक बड़ी लंबी कहानी। तो सुधांशु त्रिवेदी को देखने से ही लगता है कि उस जमाने के जो बौद्धिक अहंकारी थे उन्हीं का नमूना है ये। तो उस जमाने में तो मैं तो खैर वो चल गया। अब हमारा देश एक संवैधानिक इकाई भी बन गया है, इसमें अनेक विश्वास वाले, अनेक पंथ वाले इसमें रहते हैं। आज भी उन्हीं को दिखा कर दूसरे पंथ को निम्नतर और उसको नीचा दिखा करके जो है नफरत फैलाना जो है वह इस देश को मंजूर नहीं है। प्रश्न ये है। और दूसरा सबसे बड़ा अपराध जो है बीजेपी और सुधांशु त्रिवेदी जैसे इन लोगों का है कि देश के दुश्मनों को किस तरह से बचाते हैं, राहुल गांधी को किस तरह से बचाते हैं, यह इस देश के लिए अक्षम है। राहुल गांधी जो जाकर ऐश करता है वो किसके पैसों से करता है? क्या सुधांशु त्रिवेदी के पैसों से करता है? मोदी जी के पैसों से करता है? अरे उसने जो इस देश को लूटा है काला धन, उसके बूते उस काला धन को लाने के लिए वो मोदी जी ने जो है बोला भी था 2014 में इन्होंने उस SIT का गठन भी कर दिया काला धन लाने के लिए। और आज वो काला धन तो लाए नहीं, उल्टे जिन्होंने काला धन जमा किया है वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी तो काला धन तो लाए नहीं और हमारा जो है 15 लाख और हमारा 15 लाख रुपया दो। इस तरह का माहौल इन देश के गद्दारों से, देश के लुटेरों से, ये माहौल जो है बीजेपी वाले इनसे बनवा रहे हैं। यही चीज जो हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हिंदू सनातन के बिल्कुल जो इनसे चिपके हुए हैं
और इस नाम पर कि हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं। प्रभु राम पर उनकी बातों से लगता है कि प्रभु राम जो कि पूरी कायनात के, पूरे ब्रह्मांड के ये हैं, वो उन प्रभु राम पर इन बीजेपी वालों का एक कॉपीराइट है। बीजेपी वाले जो है ये इस तरह से दिखाते हैं। तो खैर, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बीजेपी वाले बहुत घातक है, लेकिन इसको पहचानने की आवश्यकता है। यह कांग्रेस वालों ने तो इस देश के साथ क्या विश्वासघात किया और किस तरह से गद्दारी की, वो अलग इतिहास है। उसी के बराबर ये विश्वासघात जो है ये बीजेपी वाले कर रहे हैं दूसरे तरीकों से, और इसीलिए बचाते भी उनको। बीजेपी का पूरा इतिहास रहा है। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मतलब उसी नेहरू की कैबिनेट में थे। क्यों भाई उसकी कैबिनेट में थे? जब ये नेहरू इस देश का इतना बड़ा गद्दार था, इतना बड़ा अभिशाप था, आप उसी कैबिनेट में मंत्री हैं। और उसी नेहरू ने जम्मू कश्मीर की जेल में शेख अब्दुल्ला के जरिए इनको मीठा जहर के द्वारा जो है वो मरवाए भी। और आज तक बीजेपी वाले, खासकर मोदी जी की सरकार 9 साल हो गए, वो डॉक्टर अपने ही संस्थापक, अपने पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच कराने का नैतिक साहस नहीं दिखाया, न तो नैतिक साहस, न तो मंशा। तो इस तरह से जो जीएनपीसी को की रक्षा करने का जो पाप जो बीजेपी कर रही है, इस पाप का हिसाब जो है उसे देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। राहुल गांधी को कैसे बचाया अटल बिहारी वाजपेयी ने? ये राहुल गांधी जो है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, वो खुद देख रहा है, उसके सिवा सालार देख रहे हैं। यह ड्रग स्मगलिंग करते हुए, नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए अमेरिका के बोस्टन शहर में कई देशों की करेंसी के साथ वो ये पकड़ा गया था। ये हमारे सभी देशवासी जान लें। और उसको ये वाजपेयी महोदय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में छुड़वाए थे उसको। तो ये चरित्र है राहुल गांधी का, और ये चरित्र है बीजेपी वालों का, या बीजेपी के प्रधानमंत्री वाजपेयी महोदय का, कि उस ड्रग स्मगलर को ये छुड़ाए वाजपेयी महोदय अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए। लेकिन ये जो बातें हम बता रहे हैं, इसको समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कहते हैं कभी। बहुजन समाज, देखिए जितनी भी बातें बताए हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है हमेशा जो है जातिवादी, बस जातिवादी बात करना और वही तिकड़म करना उठ सत्ता की। तो ये और भी अभिशाप है समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। लेकिन इनको जनता ठीक से पहचाने। जनता जैसे देखिए, अब वो कहना, किसी एपिसोड में मैंने कहा था कि अभी भी जो चिपके हुए हैं, अब इस जो कांग्रेस है या जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, अभी भी अब वो 5 सीट मिल गई है ना, मेघालय में 5 सीट मिल गए। किसने वोट दिया उसको? इस गद्दार जीएनपीसी को किसने वोट दिया? राहुल गांधी जब भारत जोड़ो, बताइए, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े कर रहा है राहुल गांधी, उससे बीजेपी वाले भारत जोड़ो यात्रा करवा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, कंटेनर की सुविधा दे रहे हैं, जो कि लोग बताते हैं कि किसी भी जो है वो जो है 5 स्टार से कम नहीं है। कौन राहुल गांधी, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े की बात हमेशा करता था, कहता है कि इसमें हमने पेट्रोल छिड़क दिया, केरोसिन छिड़क दिया, ये देश ही नहीं है।
लेकिन तो इसीलिए जितना अपराध वो या अपराध या देश विरोधी या गद्दारी राहुल गांधी करता है, सब में हाथ है इन बीजेपी वालों का, मोदी जी का। ये समझने की आवश्यकता है। ये चीज जो है बार बार भारतीय जनता दल बता रहा है। तो खैर, लेकिन अल्टीमेट अंतिम, चूंकि हमारी आपकी मानसिकता पर ही ये देश विरोधी ताकतें अपनी राजनीतिक खेती कर रहे हैं, तो हमको अपनी मानसिकता को दुरुस्त करना होगा, मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती और अमर शहीद तात्या टोपे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि के जज्बों से समस्याओं को देखिए। हालांकि इनको हमेशा कांग्रेसियों ने दबा के रखा, पृष्ठभूमि रखा। बीजेपी वाले भी इनको अप्रासंगिक बनाने की साजिश करते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की हम सभी उनके जज्बे से इनको पहचाने, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने इस देश के लिए घातक हैं। तो घातकों को वोट देना भी ये राष्ट्र घातक जो है एक फैसला निर्णय है या कार्रवाई है। तो कम से कम हमारी आवाम जो भुगतने वाली आवाम है, भुगतने वाला ये देश है, तो आवाम पर ये जिम्मेदारी है कि इन देश घातक ताकतों को जो है वोट देने से बचे और ईवीएम पर इन ताकतों को नस्ल नाबूद होने के लिए, नस्ल नाबूद करने के लिए कटिबद्ध हुई है, भारतीयता के आधार पर एक हुई है, सन्नद्ध हुई है और प्रतिबद्ध हुई है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।